हेलो एंड वेलकम बैक टू द एम आर शो के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे बहुत ही खास गेस्ट है जिन्हें पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है। जालना ज़िले के कांग्रेस के अध्यक्ष, प्लीज वेलकम मिस्टर राजाभाऊ देशमुख। सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना बिजी शेड्यूल निकाल के एम आर शो के लिए टाइम दिया। थैंक यू सर। सर, आपके पिताजी भी राजनीति में थे, तो उनके करियर के बारे में आपके कुछ विचार? हमारे पिताजी शुरू से ही उनकी एजुकेशन लाइफ से ही अपने स्वतंत्र मूवमेंट में सहभागी थे। नाना पटरी सरकार जिन्हें कहा जाता, समांतर जिन्होंने सरकार चलाई, नाना पटेल साहब के वो अनुयायी रहे। उनके साथ उन्होंने ये मूवमेंट में, स्वतंत्र संग्राम के मूवमेंट में सहभाग लिया और शुरू से वो राजनीति में खींचे गए। और उन्होंने अच्छा सभी मूवमेंट में भाग लेने के बाद अपना जो बाद में हिंदुस्तान को स्वातंत्र्य मिलने के बाद अपना एरिया मराठवाड़ा और हैदराबाद स्टेट निज़ाम स्टेट में आता था। अपना जो स्वातंत्र सब हिंदुस्तान को मिलने के बाद मिला, वो मूवमेंट में भी उन्होंने सक्रिय रहे। और उसके बाद जब अपने एरिया भी उसमें शामिल हो गया और जब हिंदुस्तान का पहला इलेक्शन डिक्लेयर 1952 में हुआ, तो पहले इलेक्शन में एमएलए बोल के पोखरदन तालुके के पहले एमएलए होने का बहुमान उन्हें मिला और उस वक्त वो इलेक्टेड हुए। 52 से 57 हैदराबाद स्टेट के आमदार रहे और वो मूवमेंट में भी उन्होंने अपोजिशन में, जो 52 से 57 चुन के आए, वो अपोजिशन के आमदार महाराष्ट्र संयुक्त समिति के ओर से शेकापत के आमदार बोल के वो चुन के आए थे। और उस वक्त कांग्रेस का इतना बड़ा दौर होने के बाद भी उनका लोगों से कनेक्ट अच्छा होने से उन्होंने जो स्वतंत्र के लड़े में भाग लिया था, इसलिए पब्लिक में उनकी इमेज अच्छे होने की वजह से वो उस वक्त वो अपोजिशन के इसमें भी चुन के आए और उनका कार्य अच्छा रहा। और कुछ कारण से 57 के इलेक्शन में एक ऐतिहासिक पहली बार ऐसा इलेक्शन हुआ कि घर के अंदर ही रिपीट होना पड़ा, क्योंकि पिताजी अपोजिशन की तरफ से संयुक्त महाराष्ट्र समिति की तरफ से उम्मीदवार थे और कांग्रेस के कद्दावर नेता बोल के जिनकी हैसियत थी, अंबड़ से जो चुन के आए थे 52 से 57, हमारे घर के, हमारे पप्पा के मिस्टर बोले तो हमारे गाड़े साहब, दोनों साले में उन्हें में घर में अंदर ही रिश्ते में जो यहाँ की इलेक्शन 57 का हुआ, उसमें थोड़े कम मतों से वो हमारे पिताजी डिफीट हो गए। और बाद में उन्होंने उनकी मूवमेंट चालू रखी। मगर जब महाराष्ट्र की स्थापना हुई तो यशवंतराव चव्हाण साहब ने उनको बुला के कहा कि तुम्हारी जो झगड़ा था, तुम्हारा जो मूवमेंट थी संयुक्त महाराष्ट्र बनना मुंबई के साथ, वो आपकी मांग पूरी हुई, तो आप अपोजिशन में क्यों रहते? ये बोल के उनको कांग्रेस में लिया और कांग्रेस में लेके उनको 1962 में औरंगाबाद लोकसभा मतदार संघ से टिकट दिया गया और वो 62 से 67 पहली टर्म खासदार बने। फिर 67 में रिपीट हुए, 2 टर्म औरंगाबाद के खासदार रहने का उनको बहुमान मिला। मगर कुछ फैमिली प्रॉब्लम से बाद में हमारे दादाजी एक्सपायर हो गए। बाद में अंदर के कोई मसले थे, इसलिए उन्होंने सक्रिय राजनीति से थोड़ा संन्यास लिए जैसा ही किए, उन्होंने आगे बढ़े नहीं। और वो हमारे लिए, हम सब छोटे थे भाई, हमारे उनकी राजनीति, वो कम उम्र में वो लोग राजनीति में आए थे और उन्होंने जब संन्यास लिया तो हम बहुत छोटे थे, इसलिए हम राजकारण में तुरंत आ नहीं सके। बड़े भाई साहब थोड़े बहुत पैमाने के लिए आए, बाद में वो थोड़ा बड़ा गैप गया, बाद में मैं आगे राजकारण में सक्रिय हुआ। सर, भोकरदन शहर के आप 2 बार नगर अध्यक्ष रह चुके हैं, तो सर एजुकेशन को लेकर आपका क्या योगदान रहा है शहर में? ये शहर में मैं जब राजकारण में और समाजकारण में सक्रिय हुआ, मेरे बच्चे भी, मैं भोकरदन में रहता था, बच्चों के पढ़ाई का मुझे दिक्कत हुई और हमारे सब दोस्तों को, हमारी टीम को दिक्कत हुई। हम एक 8-10 लोगों ने मिलके बच्चे लोनी में, यहाँ कोई एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन नहीं था, तो लोनी में हमने बच्चे डाले। मेरे छोटी बच्ची 4th तक लोनी में पढ़ी
बच्चों को वो हॉस्टल में रखना कितना दिक्कत का काम है, ये मेरे को ध्यान में आया। और वो उस वक्त हम जब लोनी में जाते थे, एक छोटे से गांव में, उनका इतना एजुकेशनल हब उन्होंने जो बनाए थे वीके पाटिल साहब ने, वो हमारे देखने में आया। फिर मैंने सोचा कि अगर वो वहाँ कर सकते, अपने यहाँ अपनी जनता के लिए, अपने गांव के लिए, अपने परिसर के लिए क्यों नहीं करना चाहिए। 2001 में जन विकास शिक्षण संस्था के माध्यम से यहाँ अंग्रेजी माध्यम का स्कूल हमने पहली बार भोकरदन में पहला स्कूल अंग्रेजी माध्यम का हमने शुरू करा। और आज वो 60 बच्चों से जो स्कूल चालू किया था, वो आज केजी से तो पीजी तक हमारे कैंपस में हमने स्कूल की व्यवस्था की। और स्टेट बोर्ड है, सेमी है, और सीबीएसई का भी अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन हम यहाँ देने की कोशिश कर रहे। और आज उसी का आगे एक्सपेंशन बोल के हमने एक सिल्लोड़ में भी स्कूल चालू की है, डेक्कन इंटरनेशनल बोल के, वहाँ भी सीबीएसई का एजुकेशन का। इसलिए अपने यहाँ जो भी है, जिला परिषद हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, एजुकेशन में जालना जिला ही पिछाड़ी पे है। तो इसलिए ये माध्यम से हमने जन विकास के माध्यम से वो शुरू किया। सर, भोकरदन की जनता का एक सवाल है कि भोकरदन शहर में बार बार पानी की किल्लत की वजह से है। भोकरदन शहर का काफ़ी पुरानी वाटर सप्लाई स्कीम हुई है। मेरे जहन से वो 90 के दशक में कुछ भी अपनी स्कीम बनी है। और उस वक्त की लोक संख्या और उस वक्त की ज़रूरत के हिसाब से जोईधरन से जो स्कीम बनी, जोईधरन डैम अपना बहुत बड़ा नहीं, माइनर डैम है। और उसमें काफ़ी दिनों से उसमें काफ़ी गाल भी आ चुका है। और उसके कैचमेंट एरिया में काफ़ी छोटे छोटे बंधारे हुए, इसलिए पानी कम आता है। जिस साल बारिश कम होती है उधर डैम भरता नहीं, और डैम अगर भरता नहीं तो अपने को एक ही सोर्स है जोईधरन का, उसलिए हमेशा दिक्कत 3-4 साल के बाद कभी तो भी ऐसे प्रॉब्लम आता है। वैसा जोईधरन का पानी अपने लिए पूर जाता है। और उसके लिए अपने एक सिल्लोड़ में जो खड़कपुरना की योजना बनी, वो हम नगर परिषद में थे उसी वक्त 70 सीट के साथ में मिलके, अपनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होते हुए अपने जब भी ऐसी दिक्कत आती है तो अपने एक सपोर्ट होना करके वो खड़कपुरना योजना में अपन शामिल हुए। अपना बहुत कम हिस्सा है उसमें, 15% अपने को पानी है, मगर जब भी ज़रूरत पड़ी तो उस परसेंटेज देखा नहीं जाता, और ज़रूरत है ज़्यादा तो मिल जाता। एक सपोर्ट बोल के अपन ने की, मगर वो दुर्भाग्य ऐसा है कि वो स्कीम बहुत डिले हो गई। अभी उसको मंजूर होके 10 साल के करीबन पीरियड चले गए। और उसकी वजह ऐसे कि भोकरदन का उसमें बड़ा रोल नहीं है। अपना जो हिस्से का पैसा वगैरह अपन ने शुरू में दे दिए, तो उसका वो कार्यान्वित एजेंसी बोल के सिल्लोड़ नगर परिषद है, और उनके तरफ से थोड़ा कॉन्ट्रैक्टर की डिले की वजह से वो ज़रा लेट हो गई। पर अभी जो पानी का तो मैं अभी आपको बोलना चाहूँगा, वो तो नैसर्गिक अपने को एक 2018 में भी वो ऐसी दिक्कत आई थी, अभी भी आई। मगर 2018 में इतनी दिक्कत आने के बाद भी हमने बड़ी अच्छी प्लानिंग करके बानी गांव से हमने टैंकर से, सिर्फ 20 टैंकर से पूरे गांव को 5वें-6ठे दिन पानी नल के माध्यम से दिए। और आज ऐसा हो गया, अभी हम 2 साल से हमारी बॉडी नहीं है, वहाँ नियंत्रण नहीं है। और हम नियंत्रण करने जाओ तो पॉलिटिकल यहाँ अलग लोग है, सरकार अलग है, उन अधिकारियों पे दबाव लाया जाता है, हमारे को वहाँ इंटरफेयर करना मुश्किल हो जाता है। और मेरा एक स्वभाव है, जहाँ अपना अधिकार नहीं है वहाँ मैं बीच में दखल देने का काम नहीं करता। जब अपना अधिकार है, जब मैं पूरे अधिकार से और अपनी ताकत से वो काम करता हूँ। उस वक्त हमने रात दिन करके पानी पुराया। आज अपने 3 किलोमीटर पे पानी आया हुआ है, और अपन ला रहे 35 किलोमीटर। वो 3 किलोमीटर के लिए मैंने बीच में आंदोलन भी किया था। मेरा यही कहना था, आपसे नहीं होता, मेरे को अगर आप बोले उससे क्या हुआ, मैंने मोर्चा निकाला, उन पे एलिगेशन करे, तो आप ऐसा होगा कि मेरे दखल अंदाजी बंद कर दी उन्होंने। बीच में मीटिंग ली है तो हमको बुलाया भी नहीं, बीच में तो उन्होंने अपना लेके एक रेस्ट हाउस में मीटिंग लिए, अधिकारियों को बुलाया गया। एक्चुअली वो 3 किलोमीटर में पानी आ चुका है, सिल्लोड़ ने अपने लिए, मैंने वो इंजीनियर के पीछे 70 सीट को भी पीछे लग के वो योजना वहाँ तक पूरी कर ली। अब सामने की सिर्फ अपने को एक 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर का पाइपलाइन अपना करना है, वहाँ तक अपने फिल्टर तक पानी हो। नई पाइपलाइन हुई तो भी आपको टेम्पररी अपने पाइप डाल के, खुद नगर पालिका डाल के, अब वो बोलते लाइट बिल किसने भरना,
वहाँ का खर्चा किसने, अरे भाई पानी अपन वापरेंगे, आज सिल्लोड तो ले जा रहा नहीं, पानी अपन वापरेंगे, वो करते तो अपना ही काम है, वो अपना खर्चा अपन उठाना चाहिए। क्योंकि 1.5 करोड़ का खर्चा टैंकर पे महीने को 1 से 1.5 करोड़ का खर्चा हो रहा, या 10 लाख में अपन पानी पिला सकते हैं। इसमें सिर्फ नियोजन का अभाव है। आज पानी की दिक्कत नहीं, पानी है मगर पानी पिलाने वाला और मेहनत लेने वाला और प्लानिंग करने वाला कोई नहीं, इसलिए अपने को आज दिक्कत है। सर भोकरदन शहर में हमारी टीम ने सर्वे किया तो उसमें 70 से 80% लोगों का यही कह रहा था कि कहीं ना कहीं भोकरदन शहर तरक्की में पीछे है। क्या आप इस बात से सहमत है? हाँ, ये बात कोई गलत नहीं है, कोई बात बड़ा इसमें कुछ अंश तक सच्चाई है। आप फिर आप बोलेंगे कि आप तो नगर अध्यक्ष रहे, तो आप कैसा बोल सकते कि विकास में पीछे रहा। हमने हमारे तरीके से कोशिश की, 5 साल नगर अध्यक्ष पद हमारे पास था, मगर उसमें 2.5 साल अपोजिशन का सरकार था, उनके तरफ से हमको सपोर्ट नहीं हुआ। जो भी फंड्स आते थे बैंड्स को डाइवर्ट किए जाते थे, और उनका इंटरेस्ट है वही एरिया में जहाँ पब्लिक भी नहीं रही, ऐसी जगह पे रोड के काम हो जाते थे, और हमारे फंड्स निकाले गए तो भी हमने उसमें अच्छे तरीके से हमारी हम होशियारी से 35 से 40 करोड़ के काम हमने 5 साल में किए। 2.5 साल बाद में हमारी विचारों की सरकार आई, मगर उसमें कोविड के 2 साल यानी कि उस 2 साल में फंड्स वगैरह सब वाटर बंद था, फाइनेंस के सभी काम रोक दिए गए थे, सबका टारगेट कोविड की तरफ ध्यान देने का था, इसलिए हम ज़्यादा विकास नहीं कर सके। और मैं कहना चाहूँगा कि अपने भोकरदन में बहुत अच्छी संधि मिली, वो हिसाब से वो अपना किस्मत है, जो हो सकता है अपोजिशन वाले है, मगर संधि तो मिली। अपने यहाँ के राजनेताओं को केंद्र में केंद्रीय मंत्री का पद भी मिला, उनकी महाराष्ट्र के उनकी पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, उनकी वहाँ सुने जाती, उनके पास एक दूरदृष्टि, उन्होंने काम करे, मगर वो कौन से टाइप के करे, जहाँ अपने को ज़्यादा ज़रूरत, लोगों की जो चाहते, लोगों की जो ज़रूरत है, जैसा बाकी के बाईपास होना चाहिए, गांव में जहाँ बस्ती है, जहाँ लोगों की बस्ती वहाँ काम होना चाहिए, तो वो नहीं होते हुए और जगह काम हुए, फंड्स ला रहे मगर उसका यूटिलाइजेशन सही ढंग से नहीं हो रहा। सर भोकरदन शहर इतना बड़ा शहर है, फिर भी अब तक बढ़ती हुई अगर ट्रैफिक को देखा जाए तो अब तक भोकरदन शहर में एक बाईपास ही नहीं है। अब बाईपास की तो किस्सा ऐसा है, हम 5 साल से सुनते आ रहे कि बाईपास मंजूर है, 4 करोड़ उसके लिए आए हैं, मगर अब उसके पीछे क्या राज है। अब वो बोलते हैं आप ज़मीन दिलाओ। अरे भाई, नेताओं को ज़मीन ना राजाओं को मांगने की ज़रूरत, ना हर्ष कुमार को मांगने की ज़रूरत, ना किसको मांगने की ज़रूरत। उन्होंने एसडीएम को बोल दिया कि ये लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई करो, वो लोगों के लैंड एक्विजिशन कार्रवाई करके वैल्यूएशन के हिसाब से उनका पैसा दो। और हर गांव में आज रिंग रोड बन रहा है। और मैं बोलूँगा, बाकी तो राजनीति में हम तो विरोधी है, कांग्रेस के है, वो भाजपा के है, विरोध तो होता है, विचारों का विरोध रहता है, पर आज रोड के हद तक मैं अपोजिशन वाले भी रहेंगे तो मैं गडकरी साहब का नाम लूँगा, उन्होंने रोड के काम अच्छे करे। बाकी भाजपा के सरकार में क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, सब एक दूसरे से लड़ाने का काम हो रहा, पर एक ही आदमी ऐसा है कि उसने महाराष्ट्र के रोड का काम अच्छा करा। उनके पास अगर ये जाके बैठते और उन्होंने बोलते थे रिंग रोड के लिए हमको इतने फंड चाहिए, 101% मिलते थे, मगर अब उनका उद्देश्य क्या है, क्यों नहीं बना रही, हम नहीं जान पा रही। जालने ज़िले के पूरे अध्यक्ष हैं आप कांग्रेस पार्टी के, तो सर अगर नेशनल लेवल पर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का लोकसभा चुनाव में कैसी तैयारी चल रही है? देखो, अभी ये पोलराइजेशन का दौर चल रहा है। अब आप सभी देख रहे हैं कि माहौल बहुत ख़राब होते जा रहा है। अभी इलेक्शन में अपोजिशन वाले आते रहते हैं, सब अपनी पार्टी के आते रहते, ये आना जाना तो दौर चलते रहता है, कभी कांग्रेस का आएगा कभी भाजपा का आएगा, मगर माहौल जो ख़राब हुआ है वो बहुत बुरी तरह हुआ है। यहाँ हर तबके के लोगों में एक दूसरों में एक अंतर पड़ते जा रहा है, वो हिंदू मुस्लिम हो या मराठा ओबीसी हो, ऐसे इशू पे लोगों को भड़काया जा रहा है और लोगों में एक बुरास लाने का काम अभी के दौर में किया जा रहा है। पर राहुल गांधी जी ऐसा है, देश का एक नेता है कि निस्वार्थ, उनका कोई स्वार्थ नहीं, उनको कोई पंतप्रधान बनना नहीं, कुछ नहीं, पर देश एक जगह रखने के लिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा फर्स्ट जो निकाली, वो 4000 किलोमीटर उन्होंने निकल लिया। अभी 6000 किलोमीटर
भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली उन्होंने परसों 14 तारीख से, वो एक आदमी देश को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, अन्य निश्चित ही कांग्रेस उसमें लीड कर रहा है। इंडिया आघाड़ी जो कर हो रही है वो अगर सभी पार्टियों को, छोटी मोटी पार्टियों को एक साथ लेके, इन भाजपा वालों को, इनका जो अभी एजेंडा चल रहा है, अभी आपको देख ही रहे कि अपने 22 तारीख का माहौल, राम में किसी को, हम भी राम के चाहते हैं, हर हिंदुस्तानी राम को चाहता है। राम एक विचारधारा है, राम एक प्रिंसिपल और एक समाज में एक संदेश कैसा देना चाहिए, इस दुनिया को एक साथ कैसा रखना चाहिए, ये संदेश देने वाला राम, श्री राम ये दुनिया में जाने जाते हैं। पर आज उसका उपयोग राजनीति के लिए किया जा रहा है। राम का मंदिर बनाने के लिए, किसी का भी श्री राम मंदिर के लिए तो हर हिंदुस्तानी उसके लिए इच्छुक था, और उसके लिए किसी का दुमत नहीं है। इतना बड़ा ये मंदिर बन रहा है तो उसकी सभी के उसमें विरोध रहने का कोई मसला नहीं, पर उसका जो माहौल बनाया जा रहा वो एक राजनीतिक फायदे के लिए बनाया जा रहा है। कांग्रेस का विचारधारा है हर धर्म का एक साथ, हिंदुस्तान की जो पहचान है, जो धर्मनिरपेक्ष देश बोल के जो हिंदुस्तान की 18 पगड़ जाति, 18 पगड़ भाषा बोलने वाला ये देश है, वो एक संग रहना चाहिए। ये कांग्रेस की नीति है, और इसी धोरण पे सभी को इंडिया आघाड़ी के अंदर सब छोटे मोटे पार्टी को लेके बड़ी अच्छी ताकत से ये टक्कर देने की कोशिश इंडिया आघाड़ी करेगी। सर, भोकरदन तालुके के विकास के बारे में जो आपने किया है उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। भोकरदन तालुके का विकास जिस तरीके से होना चाहिए था वो हुआ नहीं, ऐसा बहुत बार बोले जाता। मैं तो बोलूँगा कि हमारे भोकरदन तालुके ने और जालना जिले ने किसी भी इंसान को इतनी बड़ी संधि नहीं दी। जैसा बोले जाता, कंटिन्यू बारामती में पवार साहब को कंटिन्यू 40-50 साल से संधि मिली, तो उन्होंने बारामती का विकास दुनिया में वो ध्यान में आता है कि बारामती क्या चीज़ है। अपने पास भाषण में बोला जाता है बारामती जैसा करेंगे, विकास करेंगे, और हमारे यहाँ अभी अपने को भी उसमें वो अपोजिशन वाले भी रहे, तो एक अपने लिए फक्र की बात है कि अपने यहाँ उनको संधि मिली, उनको केंद्रीय मंत्री पद भी मिला, मगर उसका फ़ायदा जिस तरीके से होना चाहिए था जनता को, उस तरीके से उन्होंने कराया नहीं। 35 साल उनको यहाँ की जनता ने सराफों पे बिठाया है। 5 बार हैदराबाद में रिपीट हुए, 2 बार आमदार रहे। 35 साल का जब अपने को पीरियड मिलता है तो उसमें ये परिसर में अपना एक भी चीज़ ऐसी नहीं रहना चाहिए थी कि वो पूरी नहीं हुई। पर हमारे पास क्या हुए तो ज़्यादा तो अब उसमें स्वार्थ में से परमार्थ करने की बजाय परमार्थ में से स्वार्थ हुआ। सिर्फ कुछ रोड के गिने चुने, वो भी क्वालिटी रोड नहीं हुए। रोड की हालत आपको पता है, रोड आगे बनते जाते पीछे उखड़ते जाते। वो उन्होंने रोड के बारे में थोड़े बहुत काम किए, उसको सही क्रेडिट देना चाहिए। वो तो गडकरी साहब को क्रेडिट जाता है। उन्होंने यहाँ सिर्फ भोकरदन या जालना मतदार संघ में ही काम हुए नहीं, पूरा महाराष्ट्र में गडकरी साहब की वजह से काम अच्छी तरह हुए, और उधर क्वालिटी की हुए। और क्वालिटी के मारामार तो अपने एरिया में नज़र आती है। मगर ये जहाँ रोड का मसला छोड़ो, एक रोड बनने से कोई विकास नहीं होता। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, आपको यहाँ मेडिकल कॉलेज आना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज आना चाहिए, बड़े फैक्ट्रीज लगना चाहिए। एक शुगर फैक्ट्री है, वो बड़े रोते रोते चलती, तो 1-1.5 लाख क्रशिंग के बाद तो उसमें शेतकरी को भाव मिलता नहीं। एक बड़े बड़े यूनिट लगना चाहिए, और वो नहीं है अपने पास। अपने बाजू का मतदार संघ है सिल्लोड, और वहाँ जो अपने मंत्री महोदय सत्तार भाई, उनका मतदार संघ में वो माइनॉरिटी के है, मंत्री है, उनका भी राजनीतिक करियर 20 साल का है। उनको बड़ी दिक्कतें रहते हुए भी मगर दूरदर्शी से आज उन्होंने सिल्लोड में मेडिकल कॉलेज आ रहा। यहाँ हमारे पास इतने 35 साल की सियासत एक जगह है, इन्होंने मेडिकल कॉलेज लाना था, इंजीनियरिंग कॉलेज लाना था, बड़े बड़े उद्योग लाना था। आज सिल्लोड में बहुत बड़ी इंडस्ट्री लाने की कोशिश चल रही है, इंडस्ट्रियल एरिया, कारखाना, शुगर फैक्ट्री वहाँ की जो बंद थी वो भी चालू हो गई।
वहाँ का मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो गया। यहाँ की जनता को ऐसी कोई तो भी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट यहाँ आना चाहिए था, उसमें से रोजगार खड़ा होता, गांव का डेवलपमेंट। आप जो बोल रहे हैं कि अपना भूखरदन पीछे क्यों रहा, आप जो अपने मेरा क्वेश्चन पूछा था कि भाई ये अपना सिल्लोड़, वहाँ सिल्लोड़ अपने तालुके में छोटा सा गांव, एक ग्राम पंचायत थी 20-25 साल पहले, आज वो अपने से आगे निकल गया। वहाँ का मार्केट डेवलप हुआ। तो मार्केट डेवलप करने के लिए जो कोशिश चाहिए, जो बड़े उद्योग आना चाहिए, बड़ा प्रोजेक्ट आना चाहिए, वो नहीं आई। विकास उसी में से होता। अगर एक आधा बड़ा यूनिट आ जाए तो उसमें रोजगार खड़ा हो जाता। रोजगार खड़ा होने से मार्केट में चहल पहल हो जाती, पैसा आता है। वो बातें यहाँ हुई नहीं। ये तो चलती रहती है, नाला बनना है, पानी आना है, रास्ते बनना है, ये तो रोज़मर्रा की अपनी ज़रूरत है। मगर अभी खेती का है, अपने पास खेती के जो मक्का का बहुत बड़ा प्रोडक्शन अपने एरिया में है। मक्का ये 3 तालुके में, भूखरदन, जाफराबाद और सिल्लोड़ और कन्नड़, 4 तालुके पूरे महाराष्ट्र में नंबर 1 मक्का का प्रोडक्शन यहाँ होता है। एक आधा मक्का का स्टार्च फैक्ट्री यहाँ लगना चाहिए थी। यहाँ सुदगिरनी, कपास का इतना बड़ा पैमाने में कपास बनता है, यहाँ सुदगिरनी खड़ी होना चाहिए थी। कारखाना जो है अपने पास, वो अच्छे पैमाने पे चलना था। वहाँ को जनरेशन होना था, वहाँ एक आधा कोई तो भी अपना इथेनॉल का प्रोजेक्ट होना चाहिए था, उसका एक्सपेंशन होना चाहिए था। जो है वो कैसा तो भी अपना चलाना और उसको अच्छे पैमाने चलाना। अपने से बंद कारखाना, रोहित पवार जी ने कन्नड़ का कारखाना, बंद कारखाना लेने के बाद आज 5 से 6 हज़ार क्रशिंग हो रही। अपना जाफराबाद का पूरा गन्ना कन्नड़ फैक्ट्री को जा रहा, यानी वो कारखाने के सामने से गन्ना 40-50 किलोमीटर आगे जाता है। तुम्हारे को 10 किलोमीटर से आपने को अपने फैक्ट्री को गन्ना मिलता नहीं, 40-50 किलोमीटर पे जाता है। तो ये डेवलपमेंट ज़रूरी होता है, इससे सभी तरीके का विकास होता है। ये पॉलिटिकल विकास, भाई मैंने अपने पास विकास की व्याख्या कैसे हो गई? हमने 100 करोड़ लाए, 200 करोड़ लाए। अरे 200 करोड़ लाए, उसका यूटिलाइजेशन क्या हुआ? उसमें से अंदर कितने आए, बाहर कितने आए? अब मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, मगर उसमें से तुम कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं, जनता को उसमें से फ़ायदा कितना मिल रहा है, ये सोचना चाहिए। पैसे आजकल हर जगह यही हो रहा है कि विकास क्या, तो मैंने 1000 करोड़ लाए, 500 करोड़ लाए, ये इससे विकास नहीं होता। जगह पे, ज़मीनी हकीकत पे तुमने क्या प्रोजेक्ट खड़े करे, कहाँ एजुकेशन के लिए तुमने कौन से यहाँ अपने पास सीनियर कॉलेज है। सीनियर कॉलेज को हमारे नगर पालिका की पत्र की बिल्डिंग भाड़े से साहब 25 साल से, उनका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना चाहिए था। वहाँ से बाहर से लोग पढ़ने को आना चाहिए। ये टीका अपोजिशन बोल के टीका नहीं कर रहा हूँ मैं, एक ये सोच रहना चाहिए। इसको ये दूरदृष्टि बोलते हैं, एक विजन रहता विकास का। वो विकास का विजन की कमी अपने एरिया में दिखती है, इसलिए अपन पीछे रहे। सर, हमें पता चला है कि आप लोकसभा चुनाव भी लड़ने वाले जालना ज़िले से। अभी तो कैसा है, इलेक्शन का माहौल चल रहा है खासदारकी का। अभी सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारी कर रही है। और ये जो सीट है लोकसभा जालना सीट, अभी हमारा आघाड़ी के इसमें 3 पार्टी का अभी आघाड़ी चल रही है। उसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ और राष्ट्रवादी शरद पवार गठ और हमारा कांग्रेस। और हो सकता है कोशिश पूरी तरीके से रहे, वंचित भी हमारे साथ आने की बहुत बड़ी उम्मीद है। ये चारों एक जगह आते हुए तो अलग अलग जगह का बंटवारा होना है, मगर जालना की जगह ये हमेशा के लिए कांग्रेस की तरफ रही हुई और ये बार भी कांग्रेस की तरफ रहेंगी, हमको उम्मीद है। अगर ये आघाड़ी के इसमें कांग्रेस की तरफ रहती है, और कांग्रेस में हमारे अभी परसों ही एक मीटिंग जालना और औरंगाबाद के सभी नेताओं की संयुक्त मीटिंग हमारे यहाँ के निरीक्षक बोल के अपने आमदार और औकाफ बोर्ड के अध्यक्ष जो है चेयरमैन वजाद मिर्ज़ा जी, उनको नियुक्त किया गया था। उन्होंने हमारी पार्टी की मीटिंग दोनों जिले की ली। वहाँ सब नेताओं ने यही कहा, किसी को भी उम्मीदवारी तो मांगना अपना हर एक नेता का इच्छा रहती कि कभी न कभी हमको इलेक्शन लड़ाए। तो अभी हमारे कांग्रेस को अगर जगह छुट्टी है तो मैं भी इच्छुक है, काले साहब भी इच्छुक है, ऐसे बहुत सारे नेता है। उसमें से मगर पार्टी जो भी देंगी, किसी को उम्मीदवारी देगी
उसके लिए हम पूरी ताकत से, एक दिल्ली से यानी पूरे तीनों चारों पार्टी मिलके एक साथ ताकत से इलेक्शन लड़ाएंगे और ज़रूर जीतेंगे। कि हमारे को उम्मीद है कि आपका ये बार कांग्रेस को और कांग्रेस की विचारधाराओं को जनता साथ देंगी। सर, राजनीति के अलावा आपके कुछ सामाजिक काम? देखो, मुझे तो राजनीति से सामाजिक काम करने में ज़्यादा दिलचस्पी है। मेरा जो राजकारण में एंट्री हुई है, क्योंकि पिताजी के बाद बहुत बड़ा गैप राजकारण में, एक फैमिली को अगर गैप जाता है तो फिर से ट्रैक में आना, सियासत में आना बहुत दिक्कत का रहता है, क्योंकि उसको लोग आने नहीं देते रहते, जो प्रस्तावित है वो आने नहीं देते। मगर मैं सामाजिक काम से ही भोकरदन की राजनीति में आया हूँ। मैंने स्कूल के माध्यम से जनता के लोगों के इसमें अपना एक स्थान निर्माण किया। मेरी एक पद संस्था है, गणपति नागरी पद संस्था, उसके माध्यम से लोगों से जुड़ा। और मैं हर साल ईद रहो, दीपावली रहो, इन जो जनता के साथ जुड़ने का मेरी कोशिश रहती। उनको को मैं ऐसा वो जताना नहीं चाहता हूँ, मगर उनके सुख दुख में वो बहाने उनके साथ जुड़ना। फिर वो हमारे पास आई कैम्प का गए 2 साल से महीने को एक कैम्प हम हमारे गणपति स्कूल पे न्यू भोकरदन में लेते हैं। और जितने भी वहाँ 150-200 पेशेंट आते हैं उनका चेकअप करते हैं। अभी तक 5000 लोगों का हमने आंखों का चेकअप किया। उससे ऐसे 1000-1200 लोगों का ऑपरेशन फ्री ऑफ कास्ट, उनको लाना, ले जाना, घर से ले जाना, लाना, और वहाँ के ऑपरेशन फ्री लॉयंस क्लब के माध्यम से वहाँ पे खाना, रहना और ऑपरेशन भी फ्री। कम से कम 1000-1200 लोगों का हमने ऑपरेशन आज तक करा है। और ऐसे सामाजिक उपक्रम में संस्था के माध्यम से, मेरे माध्यम से, जहाँ जिसको कर्क रोग की बीमारी है, ऐसा बीमारी जो होती है, जो किसी को 5, किसी को 10,000, ऐसी दवा खाने के लिए मदद देने की कोशिश करते हैं। कोविड के ज़माने में हमने कोविड के लोगों को एक खाने पीने के वो चीज़ों के एक किट बना के वो देने की कोशिश करी। जहाँ जहाँ सुख दुख में उनके साथ जाने की कोशिश हम ज़रूर करते रहते हैं। हमारा पूरा परिवार उसमें शामिल रहता है। मैं हो, हमारे भाई साहब अमृत सेठ हो, इनके माध्यम से हमारी सब टीम है, संतोष जी अन्नाते वगैरह, सब मिलके जितनी कोशिश होंगे, जिनको गरीब तबके के लोगों को जहाँ मदद करने की वो कोशिश करते हैं और वो करते रहेंगे। सियासत में हमको यश मिलो या मत मिलो, एक लोगों से जुड़ा रहने के लिए हम एक सामाजिक उपक्रम करते रहते। वो माध्यम से स्कूल का भी एक अच्छा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके यहाँ के जो स्टूडेंट्स है उनको अच्छा, विद्यार्थियों को अच्छी पढ़ाई देने की कोशिश करते। सर, हमारे भोकरदन तालुके और जालना ज़िले के लिए कुछ मैसेज? मैं यही मैसेज इस आपके माध्यम से देना चाहूँगा कि ये भारत देश अपना बहुत धर्मनिरपेक्ष देश है। तो सब जात धर्म के पंथ के लोगों ने भाईचारे से रहना चाहिए और सब ने एक दिली से रहना चाहिए। ये राजकारण का क्षणिक बात रही थी। राजकारणी लोग अपने मतलब के लिए एक दूसरे में झगड़े लगाते, तो दिल जमाई से एक साथ सबने खुशी से इस जिले में और तालुके में आपसी मिलजुल से रहना चाहिए और भय मुक्त रहना चाहिए। किसी के दबाव में और डर में नहीं रहते हुए एकदम भयमुक्त रहना चाहिए। मैं ये संदेश आपके माध्यम से सब जनता को देना चाहता हूँ। आज ये हमारे शो में आपने हमको यहाँ शिरकत करने का जो मौका दिया और हमने आपने यहाँ बुला के हमारी जो दिल की भावना है, ये हमारे जो विचार है, हमारे अपने जालना जिला भोकरदन के बारे में, जो विकास के बारे में और सभी तरीके से जो विचार आप जनता तक पहुंचाने के लिए आपने यहाँ बुला के हमको जो हमारे भावना व्यक्त करने के लिए आपने जो संधि दी, उसके लिए मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी युवा एक जगह आके आपने जो भोकरदन जैसे जगह पे ये नया एक कंसेप्ट लाए, एक म्यांमार शो के माध्यम से आप जो आपकी मेहनत कर रहे हैं वो आप दिन ब दिन अच्छे उसमें प्रगति हो और आपको बहुत सारी इसमें सफलता मिलो, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और आपको फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए मैं यही रुकता हूँ।
सर थैंक यू सो मच, आपने हमारे एमआर शो के लिए इतना बिजी शेड्यूल निकाल कर टाइम दिया। मैं मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपका बहुत शुक्रगुजार है।